एलोपैथी के क्षेत्र में कार्य कर रहे सीनियर डॉक्टरों द्वारा परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज एवं श्रद्धेय गुरु जी प्रोफेसर ओजस्वी शर्मा जी के सानिध्य में 2 दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ योग एवं आयुर्वेद को विश्व पटल पर पुनर्स्थापित करने वाले संस्थान पतंजलि योग पीठ में हुआ। दीप प्रज्वलन से सेमिनार का विधिवत शुभारंभ हुआ। अग्निमीरे पुरोहिते यज्ञस्य देवमृत्ययम् होतारं रत्नदातवम्। आए हुए अतिथियों का स्वागत भी इस अवसर पर किया गया। सुपायनु भव तजस्वान स्वस्तये स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगस्वस्ति देव्यदितिरनैवणा। इस 2 दिवसीय सेमिनार में आयुर्वेद एवं एलोपैथी का वैज्ञानिक दृष्टि से तुलनात्मक विश्लेषण हुआ। आप सदा स्वस्थ रहें तथा बीमार होने पर किस चिकित्सा पद्धति को चुने, इसके लिए ये सेमिनार आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आस्था के दर्शकों के लिए आज संपन्न हुए सेमिनार के मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बहुत ही एक रोचक विषय है और शब्द, क्योंकि इसका चयन वो हमारा नहीं है, डॉक्टर साहब ने स्वयं बनाया होगा। माननीय डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा जी आज उद्बोधन देने वाले हैं कि जहाँ एलोपैथिक समाप्त होती है वहाँ से आयुर्वेद प्रारंभ होता है। तो वह जो रहस्य है उसको आज आप उद्घाटित करेंगे। तो मैं अब बहुत समय न लेता हुआ श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस सत्र को प्रारंभ करें। उससे पूर्व हम सबको अपने आशीर्वचन से, अपने प्रेरणा के ओजस्वी शब्दों से हमको प्रेरित करें। श्रद्धेय स्वामी जी। ऋषि सत्ता के मूर्त रूप श्रद्धेय आचार्य श्री जो महर्षि चरक, शुश्रुत, धन्वंतरी आदि प्राचीन ऋषियों ने हमें ज्ञान विरासत दी, उस ज्ञान विरासत को युग धर्म के अनुरूप तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण और विज्ञान को साथ में लेकर के उस सारी ज्ञान राशि को एक साथ हम तक संप्रेषित करने वाले श्रद्धेय आचार्य श्री और अपनी आध्यात्मिक विरासत को जिन्होंने जीवन में आत्मसात किया है और ऋषियों के प्रति जिनकी अनन्य, अखंड, अटूट निष्ठा है, ऐसे जीवन से भी ओजस्वी और साधना से भी ओजस्वी शर्मा जी, जिनको हमारे सभी श्रद्धेय डॉक्टर वृंद, चिकित्सक गण गुरु जी कह करके संबोधित करते हैं, और उनके निष्ठा में, उनके सानिध्य में और उनके संकल्प से यह जो हमारी प्राचीन चिकित्सकीय ज्ञान परंपरा और अर्वाचीन चिकित्सीय ज्ञान परंपरा, उसमें कितनी समानता है वैज्ञानिक दृष्टि से, और उसमें जो हमारा प्राचीन विज्ञान है उसकी क्या उत्कृष्टता है, उसको पूरे वैज्ञानिक तथ्यों के साथ में हमारे बीच में जो रखा जा रहा है, उसके वो मूल प्रेरणा स्रोत है। आदरणीय श्री संजय जैन जी जो मेरे दाईं ओर बैठे हुए हैं, जो श्रद्धेय गुरु जी के कृपा पात्र हैं और इस अनुष्ठान में जिनका बहुत पुरुषार्थ है, और आदरणीय श्री राहुल बंसल जी जो आदरणीय संजय जैन जी के बगल में बैठे हुए हैं। एक बार सभी महानुभावों का पतंजलि योगपीठ परिसर में बहुत बहुत अभिनंदन है। आदरणीय ओजस्वी शर्मा जी जो मेरे बाईं ओर विराजमान है और जो इस पूरे अनुष्ठान के अनुष्ठाता हैं, वो इसके मूल प्रेरक हैं। श्रद्धेय आचार्य श्री के वाम भाग में विराजमान डॉक्टर मनोज कुमार जी, जिनके बारे में अभी श्रद्धेय आचार्य श्री ने कहा कि
कि एलोपैथी की सीमाएं जहां पूर्ण हो जाती हैं, वहां से आयुर्वेद, योग और प्राचीन जो ऋषियों की चिकित्सकीय ज्ञान परंपरा है उसका प्रारंभ होता है। दो शब्द हमने सुने हैं, ज्ञान, विज्ञान। ज्ञान माने किसी भी संदर्भ में हमारी सामान्य जानकारी होती है, उसके बारे में अल्प ज्ञान होता है। वो व्यापकता से और दृष्टांत से, उदाहरण से, प्रमाण से, तर्क से, तथ्य से, युक्ति से, अनेक प्रकार के परीक्षा के जो हमारे पास में उपकरण हैं, उनके माध्यम से जब हमें कोई यथार्थ ज्ञान होने लगता है तो वो विज्ञान की कोटि में आ जाता है। ज्ञान का परिष्कृत रूप ही विज्ञान है। और जो ऋषियों का ज्ञान है वो सामान्य ज्ञान कोटि से और यांत्रिक प्रमाणों के द्वारा, प्रमाण माने जिससे हमें ज्ञान होता है, उसको न्याय दर्शन में प्रमाण शब्द से कहा जाता है हमारी दार्शनिक प्रक्रिया में। यांत्रिक प्रमाणों से जो ज्ञान होता है उससे आगे भी एक ज्ञान होता है, उसको अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। हमारे ऋषि मुनि अतीन्द्रिय ज्ञान संपन्न थे, इसलिए मैं उन ऋषियों के ज्ञान को ज्ञान विज्ञान से आगे परा विज्ञान, जिसके संदर्भ में अभी डॉक्टर मनोज कुमार जी संबोधित, ऐसी निष्ठा अपने पूर्वजों के ज्ञान के प्रति हम सबकी होनी ही चाहिए। और वो ऐसे थे, इसलिए वैसी मान्यता, वैसा दृष्टिकोण, वैसा विश्वास हमारा होता है, तो ही हम अपने पूर्वजों के साथ न्याय कर पाते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का हम पूरा आदर करते हैं इस दृष्टि से कि उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत प्रकार से पुरुषार्थ किया है और अपने पूर्वजों का हम इस रूप में आदर करते हैं कि उन्होंने इस चिकित्सा विज्ञान की आधारशिला रखी। जैसे आज अलग अलग आविष्कारों के आविष्कर्ताओं का नाम लिया जाता है कि विज्ञान की जो डिफरेंट थ्योरीज हैं ये किसने निजात की। फिर अलग अलग संदर्भों में कोई चिकित्सा विज्ञान के साथ साथ में अंतरिक्ष विज्ञान है, भूगर्भ विज्ञान है, और उसमें भी फिर एक प्रोडक्ट वाइज मोबाइल का आविष्कार किसने किया, जो है विमान का आविष्कार किसने किया। तो ऐसे चिकित्सा विज्ञान के आविष्कर्ता पूरी दुनिया अब निर्विवादित रूप से मानने लगी है, महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि ही हैं। अब एक सामान्य व्यक्ति के सामने यह प्रश्न उठता है कि मैं बीमार ना हूं। बहुत प्रकार के दुख माने जाते हैं, उसमें व्याधि का दुख सबसे खतरनाक होता है, बड़ा भयंकर होता है और कोई भी इसको नहीं चाहता। जैसे अज्ञान मूलक दुख तो व्यक्ति चाहते भी रहते हैं, उनको पता होते हुए भी उसको भोगते भी रहते हैं, सहते भी रहते हैं और दुख को भी सुख माने रहते हैं। जैसे शराब पीना बुरी बात है, दुख देने वाली बात है, उससे कैंसर आदि होते हैं, हार्ट अटैक होता है, हाइपरटेंशन होता है, डॉक्टर भी जानता है, जानते हुए भी पीता है। बहुत से डॉक्टर भी पीते हैं। हमारे यहां जो डॉक्टर बैठे हैं तो सात्विक डॉक्टर हैं, नहीं तो आपने सुना होगा और मैंने तो देखा है उसको और उनसे पूछा भी है डॉक्टरों से, तो बहुत से चिकित्सक शराब पी करके ही ऑपरेशन करते हैं। ऐसे भी तथ्य आते हैं और अधिकांश आते हैं, बहुत कम है जो सात्विक प्रवृत्ति के हैं। जैसे आयुर्वेद में कोई चिकित्सक जो बीएमएस कर रहा है वो शराब पिए, सिगरेट पिए, तो लोग कहेंगे नहीं चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी को पढ़ने वाला शराब पी रहा। और आधुनिक चिकित्सकों में कोई शराब ना पिए, सिगरेट ना पिए, बोले ये तो जो है विकासशील व्यक्ति नहीं, प्रगतिशील व्यक्ति नहीं है। ये लोग शायद वैसी उलाहने सुनते भी रहते होंगे। खैर, मैं आपसे बात ही कर रहा था कि ये
जिस संदर्भ में मैं कह रहा हूं वो संदर्भ यह है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति, इसमें ज्ञान बहुत व्यापक रूप से हमारे सामने आता है, लेकिन एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से वो सोचता है मुझे कौन सा रास्ता पकड़ना चाहिए, मुझे बीमार नहीं होना। मैं कह रहा था दुखों के बारे में कि पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, गरीब हो अमीर हो, किसी भी जाति वर्ग मजहब का हो, किसी भी देश का व्यक्ति हो, बीमार कोई नहीं होना चाहता। इसलिए एक सार्वभौमिक ज्ञान है तो वो चिकित्सा विज्ञान है। कुछ ऐसे संदर्भ हो सकते हैं, हम मुक्ति के बारे में, अपवर के बारे में बात करें, पूर्व जन्म पुनर्जन्म के बारे में बात करें, कुछ अतीन्द्रिय विषयों के बारे में बात करें तो वहां अलग मत हो सकते हैं, लेकिन चिकित्सा के संदर्भ में एक मत है सब कि सब स्वस्थ रहने चाहिए, बीमार होने के बाद उनसे निजात मिलना चाहिए और उसमें जो है उपद्रव कम से कम होने चाहिए, साइड इफेक्ट या तो ना हो तो सबसे अच्छा, हो तो बहुत कम से कम हो, यहां सब एक मत है। तो एक व्यक्ति के सामने विकल्प आते हैं कई, कब? जब वो आरोग्य के बारे में सोचता मैं बीमार ना हूं, इसके लिए क्या करूं। तो इसके बारे में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी बहुत विचार किया गया। चिकित्सा विज्ञान के 7 मकसद माने जाते हैं वहां। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, माने बीमार ना हुआ जाए, वो भी अपने ध्येय मानते हैं, वो एक ही बात है। सेकेंडरी प्रिवेंशन, एक बार हार्ट अटैक हो गया, एक बार कैंसर हो गया, एक बार अस्थमा हो गया, एक बार अर्थराइटिस का अटैक हो गया, एक बार ब्रेन हेमरेज हो गया, तो दोबारा से ना हो, इसके लिए क्या करें? प्राइमरी प्रिवेंशन के बाद सेकेंडरी प्रिवेंशन। फिर होता है एक्यूट मैनेजमेंट, बहुत खतरनाक रोग है, उसका तो मैनेजमेंट किया जाता है। एक्यूट मैनेजमेंट, बहुत खराब स्थिति में व्यक्ति पहुंच गया तो उसको कैसे उससे बाहर निकाला जाए। एक बार तो ऐसा लगता है कि सामने मौत दिख रही है, उससे बाहर लाया जाता है। फिर क्योर, कुछ बीमारी ऐसी है जिनको हम क्योर कर सकते हैं, तो उसको मैनेजमेंट की श्रेणी में नहीं रखा। जैसे पेन मैनेजमेंट किया जाता है और उसको बोलते हैं, ट्रीटमेंट को ही बोलते हैं पेन मैनेजमेंट मेडिसिन। वो कभी दावा ही नहीं करते कि हम आपका पेन खत्म कर देंगे, उसको क्योर कर देंगे, उसको बोलेंगे जो है पेन मैनेजमेंट, शुगर मैनेजमेंट, ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट, कोलेस्ट्रॉल के लिए मैनेजमेंट, ये जो है मैनेजमेंट करने योग्य डिजीज होती है। तो इसके बाद एक ही माना जाता है कि जैसे उसमें भी कुछ किया उन्होंने, जैसे आजकल टीबी के बारे में कहते हैं हमने क्योर कर दिया है, तो क्योर करना। फिर रिहैबिलिटेशन, अब एक आदमी को बुढ़ापे में चोट लग गई तो उनको पता है कि अब इसको अब वैसा तो नहीं कर सकते कि जैसे जवान आदमी दौड़ता है, लेकिन चल फिर सके, उसको रिहैबिलिटेट किया जा सके। फिर एक ऐसी स्थिति आती है पैलिएशन, माने जब लग रहा है कि अब ये मरने वाला है, अब कैंसर इतना विकराल हो चुका है कि मरेगा, तो आराम से मर जाए, इसको बोलते हैं पैलिएशन। तो कितने उद्देश्य हो गए? 7 उद्देश्य हो गए, ठीक है। अब इन 7 उद्देश्यों में कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा खरी उतरती है? वैसे बोला जाता है कौन सी चिकित्सा पद्धति श्रेष्ठ, बोले जिससे बीमारी मिट जाए वो श्रेष्ठ। इसमें कौन सी बात है? एक आम आदमी से पूछो, इसमें हमारे लिए कोई संघर्ष का विषय नहीं, एक रोगी के लिए। लेकिन जो वैज्ञानिक हैं, जो सभी संदर्भों में व्यापकता से विचार करते हैं, तो सोचते हैं कि एक गुण दोष विवेचन करना बहुत जरूरी है। तो निष्कर्ष के रूप में कुछ बातें कही जा सकती हैं, क्योंकि एक एक विज्ञान इतना गहरा है। तो अभी पूरी दुनिया में खोजा जा रहा है कि कितने लोग बिना दवा के कारण से मर रहे हैं, दवाई नहीं मिली इसलिए कितने रोगों की मौत हुई। दवा के मिलने के बाद, अर्थात मेडिसिन मिल गई, हॉस्पिटल मिल गया, उसका यदि जरूरी है तो उसकी शल्य चिकित्सा ऑपरेशन भी हो गया, उसके बाद कितने मरते हैं, माने बिना दवा के कितने मरते हैं। और एलोपैथी के संदर्भ में दवा खाने के बाद कितने लोगों को बचाया जाता है और कितने लोग दवा से मर जाते हैं। तो इसके बारे में पूरे अध्ययन चल रहे हैं, मैं उसको अपने मुख से नहीं कहना चाहूंगा अभी। तो इसके ऊपर बड़ा संघर्ष चल रहा अभी कि ये सत्य है कि हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और कुछ ऐसे
हमारे सामने प्रश्न थे अनुत्तरित, उनके हमने उत्तर, समाधान, उनके सॉल्यूशंस भी खोजे, अभी खोज पूर्ण नहीं हुई है। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इस संदर्भ में हमने 1000 से ज्यादा बड़े कॉन्फ्रेंसेस किए पूरे देश भर में, और आधुनिक चिकित्सा विदों के साथ, जिनको डॉक्टर्स कहा जाता है, और हमारे वैद्य जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति में निष्णात होते हैं और जो प्रकृति के आश्रय से उपचार करते हैं, नैसर्गिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथ उसको बोलते हैं, और होम्योपैथ आदि तमाम तरह के चिकित्सकों के साथ हमने बहुत तरह से इस संदर्भ में बातें की कि बीमारियां क्या हैं, उन बीमारियों को ठीक करने का मैकेनिज्म क्या है, और उसमें अपने प्राचीन ऋषियों से हमें ज्ञान विरासत मिली, उसकी क्या उपयोगिता है। हम जब अपने मुख से योग, आयुर्वेद और हमारी परंपरागत ज्ञान चिकित्सा पद्धति का हम जब बखान करते हैं, उसकी महिमा कहते हैं, तो उनको ऐसा लगता है ये तो पक्षपातपूर्ण बातें कह रहे होंगे, क्योंकि ये योग करते हैं, क्योंकि ये आयुर्वेद का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये अपने उन ऋषियों की परंपरा को ही सर्वोच्च मानते हैं, इसलिए उसको महिमा मंडित करते हैं। जब एक तटस्थ व्यक्ति जिसने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को भी ठीक ठीक समझने की कोशिश की है और प्राचीन चिकित्सा विज्ञान से भी जो परिचित हैं, जब, और उनका यह कोई आग्रह नहीं है कि हमको किसी को नीचा दिखाना है, किसी को ऊपर उठाना, बल्कि यथार्थ को कहना, और जिनका प्रोफेशन एलोपैथी हो वो एलोपैथी के बारे में एक यथार्थ दृष्टिकोण रखें, निर्दोष दृष्टि रखें, माने वहां पर किसी भी तरह की भ्रांति नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण से सही क्या और गलत क्या है, राइट एंड रॉन्ग, और कहां तक किसकी सीमाएं हैं, उसके बारे में जब कोई हमारे सामने तथ्य रखते हैं, सत्य रखते हैं, तो उससे हम निर्भ्रांत होते हैं और हमें लगता है कि हम बीमार ना हो इसके लिए हम क्या करें, और बीमार हो जाएं तो हम किस चिकित्सा पद्धति से उपचार लें, ये निर्णय करने में हमें सुविधा होती है। तो ऐसा यह एक बहुत ही रहस्यपूर्ण विषय है, बहुत एक उलझा हुआ विषय है, इसमें बहुत तरह की अस्पष्टता है और बहुत तरह की इसमें भ्रांतियां और बहुत तरह के ध्रुवीकरण हैं इसमें। ऐसे संदर्भ में जो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर संवाद गोष्ठी रखी है, इसके लिए श्रद्धेय श्री ओजस्वी शर्मा जी का और उनके साथ यहाँ इस अपने प्राचीन ज्ञान विरासत और आधुनिक ज्ञान विज्ञान में जो दीक्षित हैं, ऐसे महानुभाव आए हैं, एक बार उनका सबकी ओर से पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है, और वो आगे के अनुष्ठान को श्रद्धेय आचार्य श्री के जैसे निर्देश हैं वैसे शुरू करें। अब डॉक्टर शर्मा जी जो हैं, मौलाना मेडिकल कॉलेज के ऑर्थो विभाग के आप प्रमुख हैं, और आधुनिक विज्ञान के साथ साथ में आपने हमारी जो प्राचीन आयुर्वेद जो परंपरा का विज्ञान है उसके ऊपर भी बहुत गहन अध्ययन किया हुआ है, बहुत आपका स्वाध्याय है। पिछली बार जब हम आपसे मिले थे तो हमने देखा कि मुझे लगा कि एक आधुनिक मेडिकल साइंस का जो अध्यापक है वह इतना गहरा ज्ञान हमारे आयुर्वेद की परंपरा में, इतना गहन अध्ययन स्वाध्याय ऐसा करने वाला व्यक्तित्व, तो मैं निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, और आज हम सब प्रभावित निश्चित रूप से हम होंगे, हमें ऐसा विश्वास है, क्योंकि आज माननीय शर्मा जी जो हैं वो आप सबको इसके लिए प्रकाशित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि आज मुझे उस सभा में बोलने का अवसर मिल रहा है जिसकी अध्यक्षता परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज कर रहे हैं, और जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्वयं परम पूज्य श्री गुरुदेव विराजमान हैं। मैं आप दोनों महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज से का भी आभारी हूं कि उन्होंने मुझे पतंजलि के इस पवित्र मंच से बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं आपके चरणों में भी प्रणाम करता हूं।
साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि देश का एजुकेशन सिस्टम बदलने के बाद गुरुकुल का स्थान लेक्चर हॉल, मेडिकल और आयुर्वेदिक कॉलेजेस ले चुके हैं। आचार्य के स्थान पर अब मेरे जैसे अध्यापके प्राध्यापक पाए जाते हैं और शिष्यों के स्थान पर स्टूडेंट्स देखे जाते हैं। ऐसा हुआ, इसका अफसोस नहीं, समय के साथ परिवर्तन होना ही था। पर अफसोस इस बात का है कि भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा तबका पुराने सिस्टम को, पुरानी मान्यताओं को दकियानूसी, ऑर्थोडॉक्स मानता है, उसे हीन भाव से देखता है। इस उम्मीद में कि स्वामी जी महाराज और आचार्य जी के चरणों में बैठे लोगों में कुछ तो ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जिनसे मैं खुलकर अपने दिल की बात कह सकूंगा, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं। श्री गुरुदेव ने मेरी भूमि कैसे तैयार की इस काम कि मैं इस काम में लग सकूं, एलोपैथ फॉर द प्रमोशन ऑफ आयुर्वेद, ये चर्चा तो फिर कभी करेंगे। आज के विषय एलोपैथी ए रूटलेस साइंस, आयुर्वेद को आच्छादित किए हुए एक आकाश बेल, आज तो इसी पे चर्चा करते हैं। कुछ दिनों पहले आपने भी पढ़ा होगा न्यूज़पेपर्स में कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में ये एडिटोरियल छपा कि भारत की चिकित्सा पद्धति दुनिया के सबसे करप्ट सिस्टम्स में से एक है। सर शर्म से झुक गया। डॉक्टरों द्वारा राष्ट्रीय सम्मान को ठेस पहुंची, इसका बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन इसी तरह से अमेरिका में भी अभी पिछले महीने एक पुस्तक पब्लिश हुई, डॉक्टर, ये कार्डियोलॉजिस्ट की लिखी हुई है, और वहाँ भी उन्होंने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के कच्चे चीथे खोले हैं। इंट्रोस्पेक्शन हुआ कि ऐसी क्या बात है एलोपैथी में, इस सिस्टम में, किसने डॉक्टर का दानव बना दिया, मरीज का क्लाइंट बना दिया, हॉस्पिटल्स को इंडस्ट्री बना दिया, समाज को रोगी बना दिया। कुछ तो बात होगी इसमें। ये इंट्रोस्पेक्शन चला मन में और ये पाया कि इस सिस्टम में ये दो मुख्य बातें हैं कि आकाश बेल की तरह एलोपैथी एक आधार रहित रूटलेस चिकित्सा पद्धति है और आयुर्वेद के त्रिदंड सिद्धांत शरीर, मन और आत्मा की तुलना में एलोपैथी के पूरे साहित्य में कहीं पर भी आत्मा का जिक्र नहीं मिलता। इस कमी की वजह से एलोपैथी एक पूर्णतः विकसित विज्ञान बनने के स्थान पर एक आत्मा रहित चिकित्सा पद्धति बनकर रह गया है। मैंने अपनी इस टॉक को 3 भागों में विभक्त किया है। पहले भाग में इसे मैं आधार रहित या आत्मा रहित की संज्ञा क्यों देता हूं, इस पर चर्चा करेंगे। मूल में भूल क्या हुई, इस पर चर्चा करेंगे। क्यों एलोपैथी आज अपने ही वजन तले चरमरा रही है, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरे भाग में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा आयुर्वेद बिगिंस वेयर एलोपैथी एंड्स, और आखिरी भाग में हम चर्चा करेंगे कि अब हम क्या करें, व्हाट्स द वे अहेड। जिस प्रकार आयुर्वेद के मुख्य आधार स्तंभ 3 दिन के जोड़ों में आप लोग सभी जानते हैं, उसी प्रकार एलोपैथी के भी मुख्य आधार स्तंभ 3 ही हैं। आयुर्वेद दोष, धातुमल, वात, पित्त, कफ, ओज बल, अग्निबल, बल दोष, और आत्रेय भगवान ने जो क्लिनिकल मेथड दिया, दर्शनम, स्पर्शनम, प्रश्नम, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, मन, आत्मा, शरीर, पंचकोश, पंच अग्नि, पंच वायु, समष्टि वैश्य संबंध, इन्हीं फिलॉसफिकल, थ्योरेटिकल और क्लिनिकल आधार स्तंभों में गुना बुना हुआ है। एलोपैथी के 3 आधार स्तंभ हैं। जर्म थ्योरी, पहली एलोपैथी अपना मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन मानता है कि बीमारी का कारण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जीवाणु हैं,
और एक खास बीमारी एक खास माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही होती है। इस सिद्धांत पर एलोपैथी काम करती है। दूसरा मुख्य स्तंभ एलोपैथी का है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। डॉक्टर राहुल बंसल ने बहुत विस्तार से बात बताया कि किस तरह से मरीज का इलाज एविडेंस बेस्ड यानी कि वैज्ञानिक आंकड़ों और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग इज बेस्ट गाइडेड बाय साइंटिफिकली जनरेटेड क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी एविडेंस। एक ये दूसरा आधार स्तंभ है हमारी मेडिसिन का, मॉडर्न मेडिसिन का। और तीसरा, हम ऐसा मानते हैं एलोपैथ्स कि मशीन लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, शरीर के खराब अंगों को वैसे ही बदला या ठीक किया जा सकता है जैसे कि घड़ी के पुर्जों को। दे कैन बी ट्रीटेड इन आइसोलेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जर्म थ्योरी लुई पास्चर ने 1864 के आसपास प्रतिपादित की, लेकिन 1870 के आते आते ये पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो चुकी थी और लोग ये मानने लगे थे कि हाँ, जर्म्स ही बीमारी का कारण है। लेकिन विद इन 10 ईयर्स 1880 के आते आते पास्चर स्वयं इस गलती को रियलाइज किए और उन्होंने पाया कि जो स्टेफ्लोकोकाई हैं फर्स्ट फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स, वो न्यूमोकोकाई में बदल जाते हैं, कोकाई बेसिलाई में बदल जाते हैं। तो वो जो सिंगल जर्म थ्योरी वाली जो बात थी वो उनके सामने उन्हें पता लगने लगा कि पास्चर डिस्कवर्स म्यूटेशंस फ्रॉम कोकाई टू बेसिलाई एंड वाइस वर्सा डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल। सिंगल जर्म थ्योरी इस तरह से डिस्प्रूव होने लगी उनके ही सामने। कुछ और बातें सामने आने लगी कि बीमारी के हर केस में स्पेसिफिक बैक्टीरिया हमेशा नहीं पाए जाते। दूसरी बात ये सामने आई कि जब तक कि कोई जीवाणु शरीर में प्रवेश करने के बाद हर बार वही बीमारी पैदा नहीं करता, उसे बीमारी का कारण नहीं मान सकते। तीसरी बात ये सामने आई कि जीवाणु तो सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन हर बार उनका एक सा प्रभाव नहीं होता। कुछ और बातें जैसे कि मेडिकल प्रोफेशन में सभी लोग जानते ही हैं कि टाइफाइड, पोलियो, हेपेटाइटिस, HIV इनके कैरियर्स हैं। इनके अंदर वो जीवाणु, कीटाणु वो हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन वो बीमार नहीं हैं। अभी उनकी बॉडी का रेजिस्टेंस, इम्यूनिटी इतनी है कि वो कीटाणु, जीवाणु शरीर में हैं पर बीमार नहीं है। दे आर कॉल्ड द कैरियर्स। डॉक्टर और नर्स जो ICU और इन्फेक्शियस डिजीज के हॉस्पिटल में काम करते हैं वो बीमार नहीं पड़ते। तो जब एक स्वस्थ व्यक्ति कम्युनिकेबल और एपिडेमिक बीमारियों के बीच स्वस्थ रह सकता है तो इससे सिद्ध हो जाता है कि जर्म या कंटेजियन थ्योरी गलत है। वायरसेस को भी वास्तव में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में रखना ठीक नहीं है, क्योंकि वायरसेस आर मेयरली लाइफलेस फ्रैगमेंट्स of mitochondrial genetic debris of spent cells. They are inactive because they have no metabolism, no reproductive system, no locomotion or life. Because of this, viruses cannot cause disease unless they accumulate as filth and pollute our cells, tissues and circulation upon cellular death. इन्हीं कारणों की वजह से अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले पास्चर ने लिखा, इट इज ओनली द सॉइल एंड नॉट द सीड दैट इज इंपॉर्टेंट। पास्चर अपने ही जीवन काल में जर्म थ्योरी के स्थान पर ससेप्टिबिलिटी एंड रेजिस्टेंस थ्योरी ले आए, जो वास्तव में वही है जो आयुर्वेद सदियों से कहता आया। उन्होंने कहा, हर एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के अंदर और बाहर करोड़ों बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई रहते हैं, परंतु वे तब तक बीमार नहीं होते जब तक उनके शरीर में रोग से लड़ने की शक्ति, रेजिस्टेंस, कम नहीं हो जाता। वास्तव में बैक्टीरिया आर symbiotic partners in life and subsist on scavenging dead cellular organic material when the body's cells have completed their normal life cycle. बेकर आर्थर अपनी बुक में लिखते हैं, Bacteria do not cause disease. They are present because of it.